it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का जो 500 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा था उसका आगे का क्वेश्चंस करेंगे। अभी तक हम लोगों ने प्रियम्बल पढ़ लिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ लिया, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, ये सारी चीज़ें पढ़ ली है। प्रियम्बल इसका जो था वो एकदम स्टार्टिंग में रहता है, जैसे प्रस्तावना होता है हर बुक के आगे, वैसे प्रियम्बल था, उसके बारे में भी हम लोग जान लिया। अब उसके आगे आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन पार्ट है, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके ऐसे दिया हुआ है ना। टोटल 25 पार्ट है, उसमें से आज हम लोग 5 पार्ट्स पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 जो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो आर्टिकल 1 to 4 तक जिसमें आता है, ये हम लोगों के पार्ट 1 में आता है। उसके बाद से आता है पार्ट 2। पार्ट 2 का चैप्टर जो है उसका नाम है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप लोगों को कैसे मिला, कैसे कैसे लोग इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो आर्टिकल 5 से 11 तक आता है। ये पाँचों पार्ट के जितने क्वेश्चन है सब कर डालेंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। पार्ट 3 में हम लोगों का ये फंडामेंटल राइट आता है, जो आर्टिकल 12 से 35 तक होता है। पार्ट 4 में हम लोगों का DPSP होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसका आर्टिकल 36 to 51 तक होता है। पार्ट 5 नहीं है, ये 4A है। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये बाद में जोड़ा गया था कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट द्वारा, ठीक है ना। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं ये क्या है, पार्ट 4A के अंदर आता है। पार्ट 4 में DPSP है, पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज आता है, ठीक है ना। इसका एक ही आर्टिकल है 51A, जिसमें स्टार्टिंग में 10 लाइन दी रही, मतलब 10 रूल दिए गए थे, बाद में एक और जोड़ा गया 86th अमेंडमेंट एक्ट द्वारा, 11वां उसमें ऐड किया गया। तो अभी टोटल 11 उसमें ड्यूटीज दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग आज जितने क्वेश्चन आएंगे ये सारी चीज़ें हम लोग आज इसमें पढ़ेंगे। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से एग्जाम में पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा कंफ्यूज भी करता है, ठीक है ना। तो इस सेशन को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा और तभी आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, ताकि सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग पॉलिटी के एग्ज़ाम में कर पाएंगे आसानी से, ठीक है ना। क्वेश्चन ही बस पढ़ेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन क्या क्या है, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। आइए चले चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन की तरफ। दे रखा है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंतर्गत कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट इज ग्रांटेड, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट दिया गया है किस आर्टिकल के द्वारा, ठीक है ना। तो एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, आर्टिकल 31 जो है ये है राइट टू प्रॉपर्टी, ये है नहीं रहा था। आर्टिकल 31 को रिपील कर दिया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, फिर 44वें अमेंडमेंट एक्ट द्वारा इसको पूरी तरह हटा दिया गया और लीगल राइट बना दिया गया, और वो आर्टिकल था 31। तो ये वाला और ये वाला तो हो ही नहीं सकता है, 29 और 32 बीच में गैप आ नहीं सकता 31 का, तो उस कन्फर्म है कि 29 और 30 ही होगा, ठीक है ना। ऐसे याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, ऐसे मतलब कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। 31 तो फंडामेंटल राइट रहा नहीं क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी है। अब बीच में 29 और 31, 32 तो हो नहीं सकता, 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, ठीक है ना। तो ये 29 और 30 जो है, आर्टिकल 29 और 30 ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं, ठीक है। ऐसे करीब करीब 6 राइट्स हैं दिए हुए हैं फंडामेंटल राइट के अंदर। जैसे पहला है राइट टू इक्वालिटी, पहला है राइट टू इक्वालिटी जिसका आर्टिकल है 14 to 18। दूसरा है राइट टू फ्रीडम जिसका आर्टिकल है 19 to 22। तीसरा आर्टिकल है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जिसका आर्टिकल है 23 और 24, ठीक है। अगला आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वो होता है आर्टिकल 25 to 28। फिर ये जो पूछ रखा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये है आपका आर्टिकल, ये 5th फंडामेंटल राइट है जिसको कहते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जिसमें आर्टिकल आते हैं 29 और 30 जो कि सीधा सीधा पूछ रखा है आपसे। छठवा था राइट टू प्रॉपर्टी जिसमें आर्टिकल 31 आता था, लेकिन इसको पूरी तरह हटा दिया गया। फिर 7वां है हम लोगों का राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जिसमें आर्टिकल बस एक आता है 32। तो ये टोटल पहले 7 फंडामेंटल राइट हुआ करते थे, राइट टू प्रॉपर्टी हटा के अभी टोटल 6 फंडामेंटल राइट बचे हुए हैं, ठीक है ना। अब यही 6 फंडामेंटल जो हम लोग आर्टिकल ये 12 to 35 है, ये 6 फंडामेंटल राइट में बटे हुए हैं, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन में जो जो आएगा ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते रहेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पेसिफिकली मेंशनड इन आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कह रहा है आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल 19 है उसके अंदर कौन सा इसमें मेंशन नहीं है, ठीक है।
आर्टिकल 19 हम लोगों का फ्रीडम टू राइट टू फ्रीडम में आता है। तो राइट टू फ्रीडम ढेर सारी चीज़ों का फ्रीडम दे रखा है, तो उसमें ये भी है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो भी है। पीसफुल आप लोग बिना आर्म के कहीं भी असेंबल हो सकते हैं, ये भी है। राइट टू मूव फ्रीली, ये भी है। लेकिन राइट टू प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं है। तो हम लोग का ये जो चौथा ऑप्शन है फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं है, क्योंकि नॉट पूछ रखा है, कौन सा आर्टिकल 19 में मेंशन नहीं है। स्पीच एक्सप्रेशन है। देखें अभी आप लोगों ने किसान आंदोलन हुआ, सब लोग किसान बैठे हुए थे, ठीक है। तीन तलाक के विरुद्ध में लोग बैठे हुए थे। ये जो दूसरा आर्टिकल है राइट टू असेंबल पीसफुल विदाउट आर्म, इसके वजह से उन लोगों पे कोई पुलिस वालों ने कोई अत्याचार नहीं करा। क्यों? क्योंकि वो लोग पीसफुली बैठे हुए थे किसी आर्म के, और ये फंडामेंटल राइट में दे रखा है कि बैठ सकते हैं शांति से, ठीक है। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, कोई कुछ भी बोल सकता है, ठीक है ना, सबको दिया गया है ये राइट। इसलिए कोई कुछ भी बोल देता है, कोई भी कुछ कर नहीं पाता है, क्योंकि उन लोगों को फंडामेंटल राइट मिला हुआ है, ठीक है ना। अगर कोई कुछ बोलता है तो वो लोग सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाके उसके खिलाफ मतलब क्या केस कर सकते हैं, ठीक है ना। राइट टू मूव फ्रीली, कोई कहीं भी रह सकता है, किसी भी जगह कोई रोक नहीं सकता। बिहारी जाके महाराष्ट्र में रह सकते हैं, ठीक है, कहीं महाराष्ट्रियन उनको रोक नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों को फंडामेंटल राइट मिला हुआ, राइट टू मूव फ्रीली, ठीक है। तो ये सारे राइट हैं हम लोगों के आर्टिकल 19 में, जबकि राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है, ठीक है। आइए चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कम्स अंडर, यह भी बताया ना, आर्टिकल जो 32 है वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, ठीक है। तो वो है फंडामेंटल राइट, ठीक है। अब भीमराव अम्बेडकर के हिसाब से ये सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। क्या है? सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आगे दिखाएंगे, आगे क्वेश्चन शायद हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इफ़ एन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिनाइड अ पब्लिक ऑफिस बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, कह रहा है कि कोई इंडियन सिटीजन को पब्लिक ऑफिस नहीं दिया जा रहा है, क्यों? क्योंकि उसके रिलीजियन की वजह से, उसके जात की वजह से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज डिनाइड टू हिम, उनसे कौन सा फंडामेंटल राइट छीना जा रहा है, ये कह रहा है। तो राइट टू फ्रीडम ये नहीं, ये तो फ्रीडम मूवमेंट, फ्रीडम ये वगैरह वगैरह है। राइट टू इक्वालिटी उनसे लिया जा रहा है, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी लिया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सारे जात के लोग, सारे रिलीजन के लोग इक्वल हैं, वो फंडामेंटल राइट दे रखा है, राइट टू इक्वालिटी, लेकिन लोग उनको पब्लिक ऑफिस में रहने नहीं दे रहे हैं। ऊंची जात वाले नीची जात वाले को मार रहे हैं, उनसे कौन सा राइट छीन रहे हैं? राइट टू इक्वालिटी। अभी कुछ दिन पहले केस हुआ था ना कि हॉस्पिटल में इलाज कराने गए थे एक पंडित जी, और किसी नीची जात ने उसका इलाज कर दिया, तो बाद में सब लोगों ने मिल के पीटा, ठीक है ना। तो ये राइट टू इक्वालिटी के अंदर आता है, उनसे राइट टू इक्वालिटी छीना जा रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फंडामेंटल फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी कॉस्ट बाई, कह रहा है कि फंडामेंटल फ्रीडम जो है हम लोगों का आर्टिकल 19, जो भी आर्टिकल 19 के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, फ्रीडम टू असेंबल, फ्रीडम टू मूव, फ्रीडम टू वगैरह वगैरह जो था, वो इमरजेंसी के टाइम पे क्या किया जाता है? सस्पेंड कर दिया जाता है। अगर इमरजेंसी लगा है तो सस्पेंड कर दिया जाता है। तो 3 टाइप के इमरजेंसी होते हैं, एक होता है नेशनल इमरजेंसी, दूसरा होता है प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी, और तीसरा होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तीनों का आर्टिकल है 352, 356 एंड 360, 352, 356, 360 लाइन से, ठीक है ना। 3 तरह के इमरजेंसी लगते हैं। एक नेशनल इमरजेंसी होता है जो वार एंड एक्सटर्नल एग्रेशन के टाइम पे लगाया जाता है, ठीक है ना। स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल तब लगाया जाता है जब प्रेसिडेंट का जो स्टेट है वहाँ का जो रूल्स एंड रेगुलेशन हो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं रह जाता है, तब वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी लगाया जाता है, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी तब लगाया जाता है जब इंडिया के फाइनेंस में कोई दिक्कत आ जाती है, कोई दिक्कत अचानक से आ गई तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है, लेकिन अभी तक कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी नहीं है, ठीक है ना। तो कह रहा आर्टिकल 19 सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी कॉस्ट भाई, कौन सा वाली इमरजेंसी की वजह से ये सस्पेंड होता है? जो नेशनल इमरजेंसी होता है ना आर्टिकल 352, अगर वो आता है तभी आर्टिकल 19 सस्पेंड किया जाता है। वो भी एक केस में वार और एक्सटर्नल अग्रेशन रहता है टर्म। जैसे वार हो गया किसी से, मान लीजिए चाइना से वार हो गया ना, तो उस टाइम पे इमरजेंसी लग जाएगा। कौन सा इमरजेंसी लगेगा? नेशनल इमरजेंसी। और कौन सा आर्टिकल सस्पेंड होगा? आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है द थियरी ऑफ फंडामेंटल राइट इम्प्लाइज, थियरी ऑफ फंडामेंटल राइट क्या इम्प्लाई करता है, मतलब क्या बताता है, ठीक है। ये बताता है सॉवरेंटी ऑफ पीपुल नहीं, ये तो हम लोग प्रियम्बल में लिख रखा है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल,
ये भी नहीं। लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है, ये बताता है हम लोगों का गवर्नमेंट जो है इसके अंतर्गत एकदम लिमिटेड रहेगा, ठीक है ना। जैसे हम लोगों को फंडामेंटल राइट दे रखा है, अगर कोई कुछ भी करता है तो हम लोग केस कर देंगे, उसके अगेंस्ट आवाज़ उठा सकते हैं, तो गवर्नमेंट क्या रहेगी, लिमिट रहेगी, एकदम परेशान नहीं करेगी, तो लिमिटेड गवर्नमेंट हम लोगों को देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, ये आर्टिकल आप लोगों के 15 में अंदर आता है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन इज अ फंडामेंटल राइट क्लासिफाइड अंडर, किसके अंदर ये आता है, ये हम लोग का आता है राइट टू इक्वालिटी के अंदर। बताया था ना राइट टू इक्वालिटी 14 to 18 तक है, पहला जो बताया राइट टू इक्वालिटी 14 to 18 है, ये आर्टिकल 15 है, तो किसके अंदर आएगा, राइट टू इक्वालिटी, ये रिलीजन की इक्वालिटी की बात की जा रही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट कैन बी प्रेजेंटेड, कोई भी डिस्प्यूट अगर फंडामेंटल राइट के वायलेशन के अगेंस्ट होता है तो वो कहाँ प्रेजेंट किया जाएगा, हाई कोर्ट में भी होता है, सुप्रीम कोर्ट में भी होता है, यानी दोनों ऑप्शन हम लोगों का सही रहेगा, इधर इन हाई कोर्ट और इन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में फंडामेंटल राइट के वायलेशन के अगेंस्ट केस हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आ गया हम लोगों का आर्टिकल 36 to 51 डीपीएसपी जो बताया था ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो कह रहा है इसमें से कौन कौन सा उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग और फोर्स लेबर, ये हम लोगों का फंडामेंटल राइट है, ठीक है, ये फंडामेंटल राइट है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ये हम लोगों का आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के अंदर, आर्टिकल 23। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग ऑफ फोर्स लेबर, ठीक है, ये फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी नहीं है, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी ये गलत और ये गलत। अगला देखते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल पर्पज ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक एंड ऑफ अदर ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ, कह रहा है कि इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स, ड्रिंक जैसे दारू दवा, ये सारी चीज़ें तभी लेना चाहिए जब ज़रूरत हो, वो भी मेडिसिनल पर्पज़ के लिए, ये क्योंकि ये इंजूरियस टू हेल्थ है, ठीक है ना। ये चीज़ हम लोगों के डीपीएसपी में है, ठीक है ना, ये हम लोगों के डीपीएसपी में है, तो ये दूसरा हम लोगों का सही है और पहला गलत हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है डीपीएसपी क्या है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसको हिंदी में बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व। ये वो चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट को बताती है कि उन लोगों को किस हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं। जैसे अब रूल्स बनाना होगा तो वो लोग ध्यान में रखेंगे कि ये जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक है या ड्रग्स है, इन सब का इस्तेमाल कहीं पॉजिटिव तरीके से नहीं दिखाएंगे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज करना होगा या कोई रूल रेगुलेशन लाना होगा तो इसको पॉजिटिव थिंग्स नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को बताया गया है डीपीएसपी में कि ये बेकार होता है, तभी इसका कंजम्पशन करते हैं जब मेडिसिनल पर्पज़ के लिए ज़रूरत हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हम लोगों को, हमारे सांसद को बताता है कि उन लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशन किस तरीके से बनाना होता है, इसलिए इसको नीति निर्देशक तत्व बोला जाता है, ठीक है। तो बस दूसरा सही है, पहला तो फंडामेंटल राइट है, तो डीपीएसपी के अंदर नहीं आता है। अगला क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज माइनॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ, माइनॉरिटी किस हिसाब से डिसाइड किया जाता है, ठीक है, रिलीजन, कास्ट, पॉपुलेशन या कलर। इंडिया में जो माइनॉरिटी डिसाइड किया जाता है रिलीजन के हिसाब से डिसाइड किया जाता है, ठीक है ना। माइनॉरिटी जिसकी पॉपुलेशन कम वो माइनॉरिटी हैं, जैसे मुस्लिम्स हुए, बुद्ध हुए, सिख हुए, ये सारे चीज़ के किसके अंदर आते हैं, माइनॉरिटीज़ के अंदर आते हैं। अगला चलते हैं हम लोग, द फंडामेंटल इंडिविजुअल। आप फंडामेंटल इंडिविजुअल कौन से होते हैं, लिमिटेड टू स्टेट एक्शन वाली, मीन टू प्रोटेक्ट पर्सन अगेंस्ट द कंडक्ट ऑफ प्राइवेट पर्सन, मीन टू प्रोटेक्ट पर्सन अगेंस्ट द पुलिस एक्शन। अगला क्या देखा है, ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट, ठीक है। तो फंडामेंटल इंडिविजुअल वो होते हैं जो स्टेट एक्शन के लिए लिमिटेड भी होते हैं, ये भी सही है। मीन टू प्रोटेक्ट पर्सन अगेंस्ट कंडक्ट ऑफ प्राइवेट पर्सन, ये भी सही है। मीन टू प्रोटेक्ट पर्सन अगेंस्ट द पुलिस एक्शन, मतलब सबसे जो बचाते हैं वही फंडामेंटल, चारों के तीनों ऑप्शन हम लोगों के सही हो जाएंगे, डी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला चलते हैं, आर्टिकल 14 गारंटी इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ 2। अब कह रहा है कि आर्टिकल 14 है इक्वालिटी बिफोर लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब ये किसको देता है, ये इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ
ऑल पर्सन लिविंग विथ इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ऑल इंडियन लिमिटेड, ऑल इंडियन सिटीजन लिविंग इन इंडिया, ऑल पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया, ऑल पर्सन नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल 14 ये इन लोगों को दिया जाता है, जैसे जितने लोग इंडिया के टेरिटरी के अंदर हैं अभी और जिंदा हैं, ऑल पर्सन लिविंग रह रहे हों विथ इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया के टेरिटरी के अंदर जितने लोग रह रहे हैं उन लोगों को ये आर्टिकल 14 यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दिया जाता है। ठीक है ना, तो आर्टिकल 40 उन लोगों को दिया जाता है जो इंडिया के टेरिटरी के अंदर रह रहे हो। अगला कह रहा है विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया इन द सेवरल स्टेट। ठीक है, शेड्यूल एरिया इन सेवरल स्टेट को कंट्रोल और एडमिनिस्टर करने के लिए आर्टिकल में कौन सा, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा शेड्यूल बनाया गया है। ठीक है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा शेड्यूल है उसके लिए, तो वो है हम लोगों का 5वां शेड्यूल। ठीक है, 5वां शेड्यूल जो है वो SC शेड्यूल एरिया के लिए है। शेड्यूल है हम लोगों का जिसमें दे रखा है फॉर्म ऑफ ओथ अफॉर्मेशन, जैसे ओथ, जैसे कोई प्रधानमंत्री बैठ रहे हैं सीट पे, गद्दी संभाल रहे हैं, तो उन लोगों को क्या ओथ लेना है, और जो प्रेसिडेंट है उनको क्या ओथ लेना है, जो सरकारी ऑफिसर उन लोगों को क्या क्या ओथ लेना है गद्दी पे बैठने से पहले, वो सारी चीज़ें हम लोगों के शेड्यूल 3 में दे रखा है। शेड्यूल 7 है जैसे कोई लिस्ट है, जैसे हम लोगों का लिस्ट जो है स्टेट, सेंट्रल और कॉन्करेंट में डिवाइड है ना, वो हम लोग शेड्यूल 7 में दे रखा है कि कौन कौन सा लिस्ट स्टेट में है, कौन कौन सा सेंट्रल के लिए, कौन कौन सा कॉन्करेंट है। शेड्यूल 9 जो हम लोगों का 9 उस टाइम पे आया था, आज़ादी के टाइम पे, आज़ादी जब कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में बन गया था तब आया था। इसमें अबोलिशन, जमींदारी का अबोलिशन किया गया था, वो है लैंड रिफॉर्म एक्ट है, और ये जुडिशियल रिव्यू के बाहर है। ये चीज़ें 9 शेड्यूल में दिया गया है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन। ऐसे करीब हम लोगों के 12 शेड्यूल हैं। ठीक है, जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हम लोगों के पास 8 शेड्यूल हुआ करते थे। ठीक है ना, 4 शेड्यूल और ऐड किया गया इसमें, अभी टोटल 12 शेड्यूल हैं। सारे शेड्यूल के अलग अलग काम हैं। शेड्यूल होता क्या है ये जान लीजिए। शेड्यूल होता है जैसे हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कुछ ऐसा आर्टिकल, कोई ऐसा आर्टिकल आएगा जिसमें बहुत लंबा चौड़ा लिखना पड़ सकता है। जैसे आर्टिकल शेड्यूल 1 में क्या है, नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, तो ये हम लोग का आर्टिकल 1 में दे रखा है कि नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, तो वहाँ पे सिर्फ एक लाइन लिख रखा है, बाकी उसको शेड्यूल 1 में डाल दिया गया है। उस आर्टिकल से उठा कर उसको शेड्यूल 1 में डाल दिया गया, नेम ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी पूरा लिख दिया गया है। ठीक है ना, ताकि वो जो आर्टिकल है वो छोटा ही रहे, लेकिन उसके जो पार्ट है कुछ उसको शेड्यूल में डाल दिया गया। इस पर्पज से शेड्यूल बनाया गया। ठीक है ना, टोटल अभी आज प्रेजेंट में 12 शेड्यूल हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अनटचेबिलिटी इज अबोलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इज पनिशेबल अकॉर्डिंग टू। अनटचेबिलिटी ये आर्टिकल 17 है, राइट टू इक्वालिटी के अंदर आता है आर्टिकल 17, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है ना, तो अनटचेबिलिटी वाला आर्टिकल है 17, याद रखिएगा। ठीक है, आइए चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें से कह रहा है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो दे रखा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ प्रेस। ठीक है ना, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसके अंदर ही हम लोगों का फ्रीडम ऑफ प्रेस है, ये सही है। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ वियर एंड कैरी किरपान बाय सिख। ठीक है ना, कॉन्साइंस के अंदर ये मतलब सिख लोग जो हैं वो पगड़ी पहन सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें ये हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में भी दे रखा है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस के अंदर, तो ये भी सही है। तीसरा दे रखा है राइट टू पर्सनल लिबर्टी। राइट टू पर्सनल लिबर्टी मतलब खुद को लिबर्टी दिया गया। यहाँ पर क्या दे रखा है, इंक्लूड राइट टू कैरी ऑन एनी ट्रेड और बिजनेस, ये इसके अंदर नहीं आता है, ये अलग है इससे, तो ये वाला ऑप्शन करेक्टली मैच नहीं है। चौथा दे रखा है राइट टू इक्वालिटी इंक्लूड्स प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये सही है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के द्वारा इक्वालिटी सबको दिया जाए, जस्टिस के टाइम पे भी इक्वालिटी सबको दिया है, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन हम लोगों का वो गलत है। अगला क्या कर रहा है, एज फार एज आर्म्ड फोर्सेस आर कंसर्न्ड द फंडामेंटल राइट ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 14 एंड 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर। ठीक है, आर्म फोर्सेस के लिए थोड़ा सा रूल एंड रेगुलेशन अलग होता है। ठीक है ना, क्योंकि आर्म फोर्सेस को ज़्यादा छूट दिया जाएगा तो वो ज़्यादा दिक्कत हो सकता है, इन लोगों को लगता है ऐसा कुछ। ठीक है ना, तो इसीलिए उन लोगों के लिए जो फंडामेंटल राइट है वो थोड़े अलग हैं। नॉट अवेलेबल एट ऑल, ये भी नहीं है। अवेलेबल टू आर्म फोर्सेस बट नॉट टू अदर फोर्सेस, ये भी नहीं है। अवेलेबल ओनली एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ
चीफ ऑफ आर्मी फोर्स, ये भी गलत है। अवेलेबल ओनली अकॉर्डिंग टू द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, इसके अंदर पार्लियामेंट के द्वारा अलग से लॉ एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं, उस हिसाब से उन लोगों को फंडामेंटल राइट 14 और 19 प्रोवाइड की जाती है, ठीक है ना। तो ये चौथा ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। अगला कह रहा है राइट टू एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट इमेनेटिंग फ्रॉम राइट टू, मतलब किससे मैच करता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं। कल्चर एंड एजुकेशन राइट, ये भी अलग है। राइट टू एजुकेशन है 21A, ठीक है ना, 21A। तो 21 के आसपास जो होगा वही हम लोग का राइट टू एजुकेशन से मैच करता हुआ होगा। ये तीसरा ऑप्शन जो दे रखा है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21, ये राइट टू एजुकेशन से एमिनेट मतलब मिलता जुलता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन नेम्स आवर कंट्री एज इंडिया दैट इज भारत, कुछ ऐसे करके लिखा है। आर्टिकल 12 में, आर्टिकल 3 में ऐसे करके, आर्टिकल 1 में भी ऐसे ही लिखा रखा है इंडिया दैट इज भारत, ठीक है ना। तो ये दूसरा ऑप्शन हम लोगों का सही है, इंडिया दैट इज भारत। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द हिंदी शैल बी, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, हिंदी क्या होना चाहिए, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। आर्टिकल शेड्यूल 8 के अंदर करीब 22 ऑफिशियल लैंग्वेज दिए गए हैं, उसमें हिंदी भी है लेकिन इंग्लिश नहीं है। तो हिंदी को क्या कॉन्स्टिट्यूशन मानता है, ऑफिशियल लैंग्वेज, जो हम लोग के शेड्यूल 8 में दे रखा है। शेड्यूल 8 में 22 लैंग्वेज दे रखे हैं जो कि इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम परमिसिबल एज फॉर एम्प्लॉयमेंट इन एनी फैक्ट्री और माइन, कह रहा है कि मिनिमम परमिसिबल एज मतलब कितने एज के ऊपर से फैक्ट्री में काम किया जा सकता है, ये सीधे सीधे पूछ रहा था। हम लोग का 14 ईयर है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 14 साल के ऊपर के लोग फैक्ट्री में काम कर सकते हैं। 14 साल के नीचे किसी बच्चे को अगर आप फैक्ट्री में लगाते हैं तो वो एक जुर्म होगा इसके अंदर, तो फैक्ट्री मालिक को उसके लिए जेल भी हो सकती है, कुछ जुर्माना भी लग सकता है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो 14 साल मिनिमम एज रखा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर बिकमिंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इसमें से कह रहा है कि सिटीजनशिप से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, जैसे सिटीजन बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो बाई बर्थ भी सिटीजन इंडिया हो सकता है, अगर इंडिया के अंदर आपका बर्थ हुआ है तो, ठीक है। डिसेंट कोई आपका रहता हो तो, नेचुरलाइजेशन कोई और हो, मतलब जहाँ से हैं वहाँ से अगर आप लोग सेटिंग करके यहाँ पे आ गए तो रह सकते हैं। लेकिन अक्वायरिंग प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी अक्वायर कर ले फिर बोले हम इंडिया की सिटीजन हैं, तो ये कोई सिस्टम नहीं है। इस तरह से हुआ तो कोई भी इंडिया का प्रॉपर्टी खरीद के इंडिया का सिटीजन बन जाएगा, तो ये अक्वायरिंग प्रॉपर्टी जो है ये इंडिया का सिटीजन नहीं बनने देता है। तो यही कंडीशन है जो इंडिया का सिटीजन नहीं बन, बर्थ द्वारा भी हो सकता है, डिसेंट द्वारा भी हो सकता है, नेचुरलाइजेशन भी हो सकता है, लेकिन अक्वायरिंग प्रॉपर्टी नहीं है। तो नॉट ही तो पूछ रखा है, तो सेकंड ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हु इज कॉम्पिटेंट टू प्रिस्क्राइब कंडीशन एज फॉर अक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप, कह रहा है कि कौन रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है कि इंडियन सिटीजनशिप कैसे मिलेगा, यही पूछ रहा है इसमें। तो ये काम सीधा सीधा पार्लियामेंट का है, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर से कोई काम मतलब नहीं है, सीधा सीधा सारे रूल्स सेंटर बनाता है। सेंटर का सारा सीन कहाँ रहता है, पार्लियामेंट में। जितने रूल्स एंड रेगुलेशन सिटीजनशिप से रिलेटेड होता है पार्लियामेंट से ही होता है। जैसे अभी 2019 में हुआ था ना, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट पास हुआ, जिसके अंदर 4-5 देशों के लोग को इंडिया में रहने की छूट दी गई, ठीक है ना, वहाँ का माइनॉरिटीज़ को। तो वो कहाँ से रूल रेगुलेशन बनाया गया था, पार्लियामेंट से ही। तो ये जो पहला ऑप्शन है पार्लियामेंट, वो सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप इज करेक्ट, कह रहा है इंडियन सिटीजनशिप से रिलेटेड इसमें कौन सा सही ऑप्शन है। इफ सिटीजन इज टू बी अक्वायर्ड बाई रजिस्ट्रेशन 6 मंथ रेसिडेंट इन इंडिया इज एसेंशियल, गलत। रजिस्ट्रेशन अगर कराते हैं तो 6 मंथ रेसिडेंस नहीं होना चाहिए, उसके पहले 5-6 साल कम से कम होना चाहिए, ठीक है। इफ सिटीजन इज टू बी अक्वायर्ड बाय नेचुरलाइजेशन द पर्सन कंसर्न मस्ट बी रिसाइडेड इन इंडिया फॉर 5 ईयर, 5 ईयर नहीं 11 ईयर होता है, ठीक है। अगला कह रहा है इफ बॉर्न इन इंडिया ओनली दैट पर्सन कैन अक्वायर सिटीजनशिप एटलीस्ट वन ऑफ व्हिच पेरेंट इज एन इंडियन, ठीक है, कह रहा है। तीसरा ऑप्शन जबकि सही है, देख लीजिए कि इंडिया के अंदर तभी जब इंडिया के मतलब कोई इंडिया के अंदर पैदा हुआ हो और उसके मम्मी या उसके पापा में से कोई एक इंडिया का सिटीजन हो, तब उसको इंडिया का सिटीजनशिप मिल सकता है। ये तीसरा ऑप्शन बोल रहा है, ये एकदम सही ऑप्शन होगा। रूल्स रिगार्डिंग द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया शैल नॉट बी अप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर, ये गलत है। जम्मू एंड कश्मीर पे भी वैसे भी अब तो हो ही गया है, पहले भी था अभी भी हो गया। अकॉर्डिंग टू द सिटीजनशिप एक्ट 1955, सिटीजनशिप एक्ट जो पहला जो पास हुआ था 1955,
इंडियन सिटीजनशिप कैन नॉट बी अक्वायर्ड बाई, इंडियन सिटीजनशिप कोई किस तरीके से नहीं अक्वायर किया जा सकता है। चिल्ड्रेन ऑफ डिप्लोमेटिक पर्सनल एंड एनिमल एनिमी, दिख रहा है ना, बॉर्न इन इंडिया ऑन और बिफोर 26 जनवरी 1950, ये लोग इंडिया की सिटीजनशिप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, जो एनिमी कंट्रीज के हैं या कोई डिप्लोमेटिक पर्सन है, जैसे कोई मन क्या कहते हैं, जैसे दूसरे देश का कोई आके यहाँ पे मतलब रहता हो, इंडिया के एम्बेसी, कहीं पाकिस्तान के एम्बेसी जो बना होगा वहाँ पे, जो वहाँ के अधिकारी जो रहते हैं वो इंडिया की सिटीजनशिप नहीं ले सकते हैं, वही डिप्लोमेटिक पर्सन होते हैं। या फिर एलियन एनिमी के कोई कंट्री, एलियन एनिमी मतलब कोई एनिमी कंट्री से आया हुआ है और वो चाहे इंडिया का सिटीजनशिप ले ले तो वो भी नहीं ले सकता है, बाकी सभी लोग ले सकते हैं। चिल्ड्रन बॉर्न ऑफ इंडियन सिटीजन अब्राड, ये भी ले सकता है। इनकॉर्पोरेटेड ऑफ टेरिटरी नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इंडिया कमेंसमेंट ऑफ, जैसे अगर कहीं कोई टेरिटरी हम लोग अक्वायर करते हैं तो भी वो इंडिया का सिटीजनशिप ले सकते हैं, वहाँ जितने लोग हैं सबको इंडिया का सिटीजनशिप मिल जाएगा। नेचुरलाइजेशन तो है ही, तो ये पहला ऑप्शन हम लोगों का गलत हो जाएगा। डिप्लोमेटिक पर्सन और एलियन एनिमी नहीं ले सकते इंडिया का सिटीजनशिप। का क्वेश्चन जो दे रखा है, सिटीजनशिप प्रोविजन आर इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन, सिटीजनशिप का जो प्रोविजन है वो किस में है, तो वो तो पार्ट 2 में है, ये बात तो सही है, लेकिन इससे भी कुछ अच्छा कोई ऑप्शन मिल जाए तो भी सही हो सकता है। पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11, ये सबसे एक्यूरेट ऑप्शन है, क्योंकि पार्ट 2 में भी है और आर्टिकल 5 से 11 भी है। तो अगर ए और बी 2 ऑप्शन करके दिया रहता तो ये दोनों भी सही हो सकता था। ठीक है, पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11, ये सबसे एक्यूरेट ऑप्शन है। ठीक है ना, अभी तक आप लोगों ने 25 क्वेश्चन देख लिया, बताइए कैसा लगा आपको सेशन, कमेंट जरूर करिएगा। ये बहुत ही शानदार सेशन चल रहा है, इसके सारे क्वेश्चन आने वाले ये आए हुए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है ना, ये मेरे चैनल का नाम वाटरमार्क में आप लोगों को दिख रहा होगा, गोलू ट्यूटर। ठीक है, अभी तक जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी बजा दीजिए। ठीक है ना, ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, रोज़ाना कुछ ना कुछ क्वेश्चन लाएंगे ही जो आपके हर एक एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है ना, तो अंत तक ज़रूर देखिएगा, छोड़ के गए तो आप ही लोगों का नुकसान होगा। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डिस्क्राइब्स अबाउट द पर्सन वॉलंटरली अक्वायरिंग सिटीजन ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन्स। ठीक है, कह रहा है कि इसमें से कौन सा आर्टिकल बता रहा है कि इसमें से कौन सा आर्टिकल बता रहा है मतलब कि ये पर्सन वॉलंटरली मतलब उस पर्सन का इंडियन सिटीजनशिप ख़त्म हो जाएगा जो दूसरे देश की सिटीजनशिप अक्वायर कर लेगा। तो ये हम लोगों का आर्टिकल 9 है। ठीक है, आर्टिकल 9 है। आर्टिकल 5 to 8 हम लोगों को बताता है कि किस किस तरीके से हम लोगों को सिटीजनशिप इंडिया की मिल सकती है, जबकि आर्टिकल 9 निगेटिव बताता है कि किस तरीके से आप इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ सकते हैं। वो लिख रखा है पर्सन वॉलंटरली अक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ ए फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, कि अगर किसी और देश का सिटीजनशिप अक्वायर कर लिया तो उसको इंडिया का सिटीजन नहीं रह सकता है कभी भी, ये आर्टिकल 9 के अंदर है। डिटेल ऑन हाउ सिटीजनशिप में बी अक्वायर्ड एंड टर्मिनेटेड आर इन्यूमरेटेड इन, मतलब डिटेल किस चीज़ में दे रखा है कि सिटीजनशिप इंडिया कैसे अक्वायर किया जा सकता है और कैसे टर्मिनेट किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें किस में लिख रखा है। पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में उतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं लिख रखी हैं जितनी चीज़ें इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 में लिख रखा है। तो ये 1955 का जो सिटीजनशिप एक्ट है इसमें ये सारी चीज़ें लिख रखा है, अक्वायर्ड कैसे किया जा सकता है और टर्मिनेट कैसे हो सकता है। ठीक है ना, तो ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 सही हो जाएगा। इंडियन सिटीजनशिप ऑफ ए पर्सन कैन बी टर्मिनेटेड, इंडियन सिटीजनशिप एक पर्सन को कैसे मतलब हटाया सकता है, मतलब टर्मिनेट कैसे हो, किन किन के रीजन से हो सकती है। ठीक है ना, ये लिख रखा है। ए पर्सन वॉलंटरली अक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ सम अदर कंट्री, भी देखा ना आर्टिकल 9 यही कह रहा था, तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर किसी और देश की सिटीजनशिप अक्वायर कर लेते हैं तो इंडिया की सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी, ये पहला हो जाएगा सही। ए पर्सन हु हैज बिकम द सिटीजन थ्रू रजिस्ट्रेशन इज सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 10 ईयर विथ इन 5 ईयर ऑफ हिज रजिस्ट्रेशन, अगर उसने रजिस्ट्रेशन द्वारा इंडिया की सिटीजनशिप लिया हो, उसमें से 10 साल वो जेल में रहा हो, ठीक है ना, तो उसकी सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। ऐसा कोई प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिख रखा है। ठीक है ना, अगला कह रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सेटिस्फाइड दैट द सिटीजन्स आर ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड,
जैसे अगर आप सिटीजनशिप इंडिया का किसी फ्रॉड तरीके से प्राप्त करते हैं तो आपका सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाएगा, ये भी ऑप्शन सही है। अगला कर है पर्सन हु इज सिटीजन बाय बर्थ इंडल्ज इन ट्रेड विथ एनी एनिमल एनिमी कंट्री ड्यूरिंग वॉर, कि अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं बर्थ के द्वारा, सिटीजनशिप इंडिया की अक्वायर किए हुए हैं, लेकिन अगर आप एनिमी कंट्री द्वारा ट्रेड कर रहे हैं किस टाइम पे, वार के टाइम पे, तो आपसे आपकी सिटीजनशिप टर्मिनेट कर दी जाएगी या छीन ली जाएगी। ये 3 ऑप्शन सही है, पहला, तीसरा और चौथा। पहला, तीसरा और चौथा, इन तीनों केस में क्या होता है, ये सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाती है उस लोग की, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा 1, 3rd एंड 4th, ठीक है। ये सेंटेंस में रहने वाला ऐसा कोई प्रोविज़न हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में दे नहीं रखा है, तो ये तीनों सही ऑप्शन है, बाकी ये दूसरा वाला गलत है। ए पर्सन कैन बिकम ए सिटीजन ऑफ इंडिया इवन इफ बॉर्न आउटसाइड इंडिया इफ हीज और हर, कह रहा है कि एक पर्सन इंडिया का सिटीजन बनना चाहता है, इंडिया के बाहर रहता हो या पैदा हुआ हो, तो किस कंडीशन में वो इंडिया का सिटीजन बन सकता है, ठीक है ना। तो ये डी ऑप्शन हम लोगों का सही है कि उसके बर्थ के टाइम पे, जैसे वो पैदा हुआ उस टाइम पे, अगर उसके मम्मी या उसके पापा, हिज मदर और हिज फादर, उस टाइम पे इंडिया के सिटीजन रहे हो, उस पर्सन के बर्थ मतलब पैदा होने के टाइम पे, कहीं पैदा हुआ हो नहीं मतलब, लेकिन अगर उस टाइम पे उसके मम्मी या उसके पापा कोई एक उस टाइम इंडिया का सिटीजन है, तो ये पर्सन बाद में इंडिया की सिटीजनशिप अक्वायर कर सकता है। ऐसा प्रोविजन हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रखा है, तो ठीक है ना। तो चौथा ऑप्शन, फादर और मदर इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ पर्सनस बर्थ, पर्सन के बर्थ के टाइम पे उसके पापा या उसके मम्मी इंडिया का सिटीजन रहे हो तो, ठीक है। टू अक्वायर सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन अ पर्सन मस्ट हैव बीन रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 5 ईयर, ठीक है। इंडिया का रेसिडेंस होना चाहिए कितने साल तक का, 5 साल तक का इंडिया का रेजिडेंस होगा, तब वो रजिस्ट्रेशन के थ्रू इंडिया का सिटीजनशिप बन सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट वाज प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, द हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कह रहे हैं कि कौन सा फंडामेंटल राइट द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया है B.R. अम्बेडकर के द्वारा, ठीक है। B.R. अम्बेडकर के द्वारा किस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, तो अभी बताया था स्टार्टिंग में ही, आर्टिकल 32 जो था, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो आर्टिकल 32 है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये क्या है, द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज ऑल्सो अवेलेबल टू फॉरेनर ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया, कौन कौन सा फंडामेंटल राइट है जो फॉरेनर्स को भी मिलता है इंडिया में, कौन कौन सा फंडामेंटल राइट है जो फॉरेनर्स को भी अवेलेबल है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये नहीं होगा, ये गलत है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो आता है, गवर्नमेंट की जो भर्तियां आती हैं उसमें फॉरेनर को इक्वल अधिकार नहीं दिया गया है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, इंडिया के लोग कहीं भी मूव कर सकते हैं, लेकिन कोई फॉरेनर को मूव करने के लिए उसके पास वीज़ा होना चाहिए, उसके पास वहाँ से रिलेटेड मतलब कुछ डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि वो वहाँ क्यों जा रहा है, ये सारी चीज़ें होगा तभी उसे घूमने को मिलेगा, लेकिन इंडियन सिटीजन को ऐसा कुछ नहीं है। प्रोटेक्शन फ्रॉम द डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड सेक्स, ठीक है ना, ये चीज़ लिख रखा है। डिस्क्रिमिनेशन ये सिर्फ इंडियन के लिए ही है। आर्टिकल 15 जो है, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ओनली एंड रिलीजन, रेस, कास्ट, ये सिर्फ इंडियन के लिए, फॉरेनर्स के लिए नहीं होता है। लेकिन जो लास्ट वाला जो आर्टिकल दे रखा है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, वो इंडिया के अंदर जितने लोग रहते हैं उन सब के लिए होता है, ठीक है ना। इंडिया के अंदर कोई फॉरेनर आ गया तो उसको प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी दिया जाता है, तो यह डी ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। बाकी जो 3 फंडामेंटल राइट दिए गए हैं ऊपर, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, रेसिडेंस और डिस्क्रिमिनेशन, ये तीनों सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के लिए, फॉरेनर्स के लिए नहीं है। अगला क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, ये शेड्यूल 7 से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है कि इसमें से कौन कौन सा किसके अंदर आता है। तो स्टॉक एक्सचेंज जो है ना, वो सेंट्रल के अंदर आता है, यहाँ स्टेट के अंदर
दे रखा है तो ये गलत हो जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज सेंट्रल के अंदर आता है, ये स्टेट के अंदर दे रखा है, गलत है। बाकी तीनों सही होगा, पहला गलत हो गया। तो फॉरेस्ट कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, सही है। इंश्योरेंस जो होता है ये यूनियन लिस्ट में आता है, ये भी सही है। मैरिज एंड डाइवोर्स कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है, जिसपे स्टेट और सेंट्रल दोनों रूल बना सकते हैं, वो कॉन्करेंट लिस्ट होता है। ठीक है। एक रेसिड्यूरी लिस्ट होता है, जो इन तीनों लिस्ट के बाहर होता है उसको रेसिड्यूरी लिस्ट कहा जाता है। सारे क्वेश्चन हैं जो हम लोग अगले पार्ट में करेंगे, ठीक है ना। अभी आज हम लोगों ने करीब 34 क्वेश्चंस कर लिए हैं, जो आर्टिकल 1 to 51A तक है, ठीक है ना। ये सारा पार्ट आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। मेरे चैनल गोलू ट्यूटोरियल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी बजा दीजिएगा। बाकी आगे का जो क्वेश्चन है हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन दिख रहा है ना, जो कि एग्ज़ाम में आता है, तो ठीक है ना। तो अगला पार्ट भी देखने के लिए मेरे चैनल पे बेल आइकन भी बजा दीजिएगा, ताकि अगला पार्ट आए तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free.